ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मैडम नरगस है इनकी, हम पार्टियां भी अटेंड करते थे। मेरे नाम के इन्होंने पैसे भी लोगों से खाए हुए। मुझे सारे सिनेरियो को पता चला कि इसके पीछे माजिद बशीर है और नरगस है। मैडम नरगस कुछ भी कर सकती है। तो वो आपने मिसाल सुनी होगी कि बंदरी के पाँव चले, उसने अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले लिए, ये वो लेटी है। मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक जिना भी करेंगे। कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज्यादतियां होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 6-5 दिन अंदर रखा है। मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया करंट के साथ। जी सर, जो मेरा मुद्दा है वो ये है, 5-7 को मेरे घर एक रेट होती है जिसके ऊपर मतलब राना अकरम साहब जो आते हैं और उसके साथ 15 से 16 लोग पुलिस वाले और कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे और कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे। वो आते हैं, वो रेड करते हैं, जिसमें से मेरा घर का सामान और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की गाड़ी वो घर से लेके चले जाते हैं और सुबह 7:45 पे आते हैं और 8:45 तक वो 1 घंटा रहते हैं और 1 घंटे में उन्होंने जो जो घर का सामान था, इवन दैट शैम्पू तक कोई चीज़ नहीं घर पे छोड़ी, सब कुछ वो लेके चले गए। और हम लोगों ने मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक जिना भी करेंगे अगर तुम ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी तो। मैं थी, मेरी भाभी थी, मेरा हस्बैंड था घर पे और उसके बच्चे थे, मेरी भाभी के, मेरे भाई के बच्चे थे। ये सिनेरियो हुआ, इन्होंने वो लेके चले गए। उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि मुझे कॉल आती है पहली 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के नंबर से, उधर से राना अकरम ने की है। राना अकरम कॉल करके कहता है जी हम आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है ना कुछ भी ऐसा वैसा भागे नहीं तो हम आपको आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि क्यों लेके गए हैं। मैंने समझा मेरी शोबिज़ में काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काफ़ी मामलात डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से मैं शोबिज़ से भी आउट हुई थी। क्योंकि देखो जिसका एक बंदे का बहुत ज़्यादा अरूज होता है और अरूज के टाइम पे छोड़े तो इसका मतलब है उसकी कोई बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। मैंने सोचा हमारी बहुत सी आर्टिस्टों के बहुत गलत हालात हुए हैं, कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज़्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली। लेकिन वो शादी का जो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होना है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 6-5 दिन अंदर रखा है। पहले दिन इन्होंने कॉल की जी, इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपया हमें चाहिए तो हम आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं कॉल आती है मेरे हस्बैंड ने करवाई है मेरे ससुर को। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। हाँ 31 लाख रुपया हम कर लेते हैं, 30 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं बात करते हैं जी। 2 दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हम लोग टू मच डिस्टर्ब हो गए, डेफिनेटली हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है ना मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया करंट के साथ और टू मच टॉर्चर किया। और मुझे कहता है कि मेरी ना हालत इन्होंने बहुत ख़राब की और मुझे कहते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे तुम पीछे बोलो वरना हम तुम्हारी और भी हालत ख़राब करेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा मैंने कहा बात क्या है, वो बात पूरी करने ना दे। राना अकरम ने 2 दफ़ा फ़ोन करवाया और राना अकरम कहे बीबी आपको नहीं पता, आप इधर आए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मेरे जो वकील हैं आसिफ भाई, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आसिफ भाई मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भी आप आएँ आपसे बात करनी है। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला क्योंकि ये वकील है मैं नहीं जानती इन चीज़ों को, ये जानते हैं। इन्होंने बोला कि भी जो है ना आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके हस्बैंड को लेके गए, आपको नहीं पता किस बिहार पे लेके गए हैं, तो ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई मसला बना दें। मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आप मुझे यहाँ पे बताएं क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया चाहिए, 7 तारीख को बोला। हमने उनको बोला जी मतलब जो है ना आप हमें वजह तो बताएं किस बिहार पे लेके आए हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा राना अकरम ने मुझे बोला कि भी आप जो है ना आ जाएँ मेरे ऑफिस आ जाएँ, हम आपको वजह बताते हैं। अच्छा जी, मैंने दिल में सोचा कि भी मैंने अपने आसिफ को भी, वकील भाई को भी लिया, दूसरा भी एक मेरा भाई था उसको भी लिया, लेके मैं चली गई। मैंने कहा क्या होगा, मार देंगे।
मर जाएंगे, पहले भी तो मर ही गए ना, जो सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी, हम गए, हम वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खुलवाया। उन्होंने बोला जी अंदर से कॉल करवाएं, तो वो अंदर से आके दरवाज़ा खोलेंगे, बोलेंगे तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, वरना हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एनी हो जी, इन्होंने के नंबर बंद थे, मैं अंदर नहीं गई, इस वजह से हम लोग वापस आ गए। 10 तारीख को हमें पता चलता है जी मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो जाता है, और पर्चा जो है वो इन्होंने दिया 9C का। 9C का जो पर्चा दिया उसका हमें तो मुझे तो पहली दफ़ा मैंने 9C पहली दफ़ा सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 9C क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आसिफ भाई को बोला ये 9C क्या होता है, कहता है ये तो उसका ड्रग्स का पर्चा, मंशियात का पर्चा होता है। अच्छा जी, हमने सोचा कि चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब पर्चा हमारे सामने आया, पर्चे के ऊपर टू मच मवाद, और उसका जो वक़ुआ वारदात उन्होंने डाला वो डाला वादत कॉलोनी का। जब हमारे घर से लेके गए सारा सामान, सारी चीज़ें लेके गए, तो उधर वादत कॉलोनी का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या किया, मैंने CCPO में एक एप्लीकेशन दी। जो एप्लीकेशन थी वो मेरी जो इस मौके पे थी कि भी ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए, और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, और जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, उनके पास हमारी इंक्वायरी जाती, उन्होंने रानी अकरम को गिल्टी करार देते हुए उन्होंने बोला कि जी आप जो ना अब ये जो इंक्वायरी है ना ये जाएगी इमरान किश्वर, DIG इमरान किश्वर के ऑफिस में, जहाँ पे बैठता है बिलाल फुरकान। अच्छा जी, हम लोग गए वहाँ पे, बिलाल फुरकान की जो गाड़ी है वो हमारी CCTV में आई हुई है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। मैंने उसको देखा नहीं, मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया, मैंने आज तक फुरकान को नहीं देखा। अगले दिन में राना अकरम के साथ हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, और वहाँ पे आके राना अकरम ने एडमिट किया कि मेरे पास सामान मौजूद है। जो इश्यूज है वो ये है, मेरी 1 से 1.5 साल पहले मैडम नरगिस के साथ हम लोग उनकी पार्टियां भी अटेंड करते थे। जो माजिद भाई हैं या मैडम नरगिस हैं, इनकी हम पार्टियां भी अटेंड करते थे, इनकी तरफ हम आते भी थे, जाते भी थे, हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप थी। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद इन्होंने बोला कि निगार आप ना मेरे घर आओ, तो मतलब फार्म हाउस पे आओ। मैंने इनको बोला कि मेरी अब शादी होगी, लिहाजा मैं अब नहीं आ सकती फार्म हाउस पे भी या कहीं भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अब शोबिज़ की लाइफ को अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इंटर करूँ। अच्छा जी, इन्होंने उस टाइम मेरी बात जो है ना चुप कर गए ना, कहती ये अपने जीजू से बात करूँ। मैंने उससे बात की, नहीं नहीं एक दफ़ा आओ निगार, एक दफ़ा आओ। ये जो राना अकरम है ये मुझे इनकी पार्टी में मिला था, ये जो है माजिद बशीर और नरगिस। मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने 5-5 लाख रुपए करके 3 दफ़ा इनसे पार्टी के लिए भी पैसे मंगवाए हैं, खा वो ड्रग्स के चक्कर में हों, खा वो इनके जो होती है पता नहीं, कभी इनकी ड्रग्स पार्टी होती है, कभी इनकी पिल्स पार्टी होती है, कभी इनकी ड्रिंक पार्टी होती है, वो तो इन्होंने नाम रखे हुए हैं पार्टियों के। अच्छा जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बाद में पता चला जी मेरे नाम के इन्होंने पैसे भी लोगों से खाए हुए हैं, जी आएगी तो मतलब आप ये कर दें, आप वो कर दें। मुझे बाद में पता चलता है कि ये जो सारा सिनेरियो इसलिए किया गया है कि ताकि जो ना ये मेरा बंदा जो है वो अंदर चला जाए, और मैं फिर इनके पाँव में गिड़गिड़ाते हुए, माजिद बशीर के मुझे 3 से 4 फ़ोन आए जब मेरा हस्बैंड पकड़ा गया। मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि जब आप मुझे सारे सिनेरियो को पता चला कि इसके पीछे माजिद बशीर है और नरगिस है, उसके बाद मुझे पता चलता है इसमें मोहम्मद अली भट्ट भी शामिल है। मोहम्मद अली भट्ट को भी इन्होंने यूज़ किया है या वो इनके साथ दे रहा है या मुझे नहीं पता। ये 3 लोग हैं, मोहम्मद अली भट्ट, माजिद बशीर एंड राना अकरम। ये सब लोग मिले हुए हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि मैं इनकी बातें मानूं, इनकी पार्टियां अटेंड करूं, या इनके साथ जो ये चाहते हैं वो करूं। मैं अब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया की तरफ, आप लोगों की तरफ आ गई। शादी के बाद आपने फार्म हाउस पे जाने से क्यों इनकार किया? क्या शादी से पहले आप फार्म हाउस पे जाती रही हैं? जी जी, और उन पार्टियों का हिस्सा बनती रही हैं जो वहाँ पे होती थी? जी बिल्कुल बनती रही। आपने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादिया तौर पर अदाकारा नरगिस जी, और उनके हस्बैंड जो माजिद बशीर ये गुनाइज करते हैं पार्टियों को। इन आपके खामत पे जो FIR हुई, आपने कहा था इनके पीछे इनका हाथ है, हाँ जी, तो क्या अभी भी आप उस मौके पे? बिल्कुल, मैं उस मौके पे बिल्कुल कायम हूँ। दूसरी मेरी बात ये है कि रानी अकरम को इस बात की सजा दी जाए जो उसने मेरे घर से सामान लेके गया है, और जो मुझे ना वो अभी तक सामान वापस आया है, और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तीसरा मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पकड़ा और उसको लेके गए हैं, और उसका सारा हमारा सामान लेके गए हैं, वक़ुआ वारदात सारा कुछ गलत डाला है, उसके ऊपर जो FIR हुई है उसको खारिज किया जाए। अच्छा, मेरा एक अहम क्वेश्चन लास्ट ये है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उस पे हमने न्यूज़ भी चलाई, जिसपे मैंने वादिया तौर पर अदाकारा नरगिस और इनके खावंद का नाम भी लिया। क्या ये तो नहीं है जो अभी रिसेंटली उनका इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा तो नहीं है? हो सकता है,
नहीं, आप खुल के बताएं ना। मैं ये कह सकती हूँ मैडम नरगिस कुछ भी कर सकती हैं। मैडम नरगिस जो है ना, अपने उसको वो आपने मिसाल सुनी होगी कि बंदरी के पाँव चले, उसने अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले लिए, ये वो लेटी है। सर वजह यही मैं आपको बता रही हूँ सर। मुझे जवाब एक बंदा सवाल करे सर जी, सर आप क्या करें? एक मिनट बात साहब, पहले बात साहब, सर पहले बात साहब, सर एक मिनट बात साहब, आप प्लीज आप कह रही हैं जी। जिन पार्टीज पे आप अटेंड करती रही हैं, जिस चीज का आप बता रही हैं, जिन अफसरान का आप नाम ले रही हैं, क्या वो अफसरान आपको पहले पार्टी में मिल चुके हैं? जी सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नाम वाज़िया कर। जो मुझे लास्ट मैं इनकी पार्टी तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल में, मैंने इनकी अटेंड की थी। वहाँ पे मैंने राना अकरम को देखा था, और जो है वो मोहम्मद अली भट्ट, उनको भी मैंने वहाँ पे देखा था, पर मैं उनके नाम नहीं जानती थी, क्योंकि मतलब जब हम लोग जाते हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम, किसी का दिल करे किसी से बात करे, किसी का दिल करे ना करे। मैं एज ए गेस्ट वहाँ पे जाती थी, मैं एज ए डांसर नहीं जाती थी, क्योंकि हम लोग क्लोज फ्रेंड थी, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो हुआ। मुझे किसी ने बताया, बता दिया 1.5 साल पहले। नहीं एज ए गेस्ट। अच्छा निगार साहब, अच्छा ये बताइए कि नरगिस जब इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दिया, पार्टी के लास्ट के अलावा कुछ होता तो आपने आखिरी पार्टी कब वहां पर सर मेरे तो ख्याल में ये इसके उम्रे से जाने से पहले भी इनके उधर पार्टी हुई है फार्म हाउस पे। उम्र यानी कि वो जो कहती थी कि शोबिज़ इंडस्ट्री को मैंने छोड़ दिया, शोबिज़ इंडस्ट्री तो उसको पता था मैं शोबिज़ इंडस्ट्री करूंगी तो मुझे उसमें क्या मिलना है, क्योंकि अल्लाह हमरा तक तो रुल गई थी, इसके आगे तो कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा निगार साहब ये बताएं, आपके अलावा आप सवाल करो, आप सवाल। हाँ। निगार साहिबा आपके अलावा क्या वहाँ पे और भी आर्टिस्ट आती थी, क्या उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या बताइए, आप अकेली? सर बहुत सी आर्टिस्ट हैं जो मैं नाम नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो वो नहीं मैं चाहती। बहुत सी आर्टिस्ट, ऑलमोस्ट आर्टिस्ट हैं वहाँ पे जाती हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए करती थी। ऑलमोस्ट काफी, मतलब और जितने भी काम कर रही सभी जाती थी जो कहती थी।